और सब कुछ ठीक है, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहे, देन यू हैव टू गो फॉर सम ऑफ द हायर ट्रीटमेंट। हायर ट्रीटमेंट में बहुत लोग एक IUI के लिए बहुत लोग आज आए होंगे, मैंने आपका बहुत लोग का आज IUI था। तो IUI का मतलब क्या है, जिन लोगों का अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद उनका कंसीव नहीं हो पा रहा है, देन इन दैट ग्रुप ऑफ पेशेंट यू कैन गो फॉर ए IUI। IUI का मतलब है हम हस्बैंड का स्पर्म को थोड़ा वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद उसको डायरेक्टली बच्चा जाने के अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं, जिसको हम IUI बोलते हैं। कब IUI करते हैं, जब आपका एग रिलीज हुआ होगा। एग जो रिलीज होता है उसको ओवुलेशन बोलते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड देख के मैं कंफर्म कर लेता हूँ आपका एग रिलीज हुआ है, उसी टाइम हस्बैंड का स्पर्म को वो सैंपल देते हैं, उसको हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, मतलब आपके लैंग्वेज में उसको वॉश करते हैं। वॉश करके जो अच्छा वाला स्पर्म निकालते हैं और जो अच्छा वाला स्पर्म को डायरेक्टली एग के पास लेके उसको छोड़ देते हैं, जिसको हम IUI बोलते हैं। उसकी एनेस्थेसिया भी ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट का काम है, आराम से करके जा सकते हैं। वो नेचुरल के ऐसा ही है, बट खाली उसको हम थोड़ा सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जिन लोगों का IUI में सक्सेस अराउंड 20 से 30% रहता है, तो इसलिए एक बार नहीं होता, कभी कभी 3 से 4 बार भी IUI करना पड़ता है, जैसे उसमें 100% नहीं है, तो उससे इसलिए और एक एडवांस ट्रीटमेंट है जिसको हम बोलते हैं ICSI। ICSI का मतलब क्या है, आप लोग सब सुने होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुने होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। IVF का नाम सुने होंगे। तो IVF टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसका जो एडवांस ट्रीटमेंट है, जो लेटेस्ट है, उसको हम ICSI बोलते हैं, ICSI। ये आप सबको समझना होगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो कहते हैं, क्या बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी में कहते हैं क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहते हैं उसको? टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहते हैं उसको? क्या टेस्ट ट्यूब में आप बच्चा बनाते हैं? ऐसा तो नहीं है, तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोलते हैं? तो इसलिए आप सबको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, ART बोलते हैं, ICSI बोलते हैं, ये सब डिफरेंस क्या है और ये सब सेम है। तो आप को समझाना चाहता हूँ, जो ICSI ट्रीटमेंट है उसमें क्या करते हैं, जो हम नॉर्मली कुछ इंजेक्शन देते हैं वाइफ को, इंजेक्शन देने के बाद उनका एग बन जाता है। नॉर्मली 10 ठो इंजेक्शन लगता है, 10 ठो इंजेक्शन लगने के बाद सब एग बन जाता है। सारा एग को हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में एक माइनर प्रोसीजर होता है, उसमें सारा अंडा को हम निकाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं OPU और oocyte retrieval बोलते हैं। सारा अंडा हम निकाल देते हैं। उसी टाइम हस्बैंड उनका स्पर्म का सैंपल देंगे, यहाँ पे सीमेन कलेक्शन रूम है। सैंपल देने के बाद उसको फिर वॉश करेंगे, जो अच्छा वाला जो शुक्राणु है उसको हम निकालेंगे और जो अंडा है और स्पर्म को मिला के बच्चा बनाएंगे। तो क्या करते हैं, नॉर्मली जो अच्छा वाला स्पर्म को डायरेक्टली हम एग के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसका फुल फॉर्म है। तो आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो आप नॉर्मली जो प्रोसेस आपका एक फीमेल का, एक माँ का जो बच्चेदानी के अंदर जो ट्यूब में होता है, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सेम हम करेंगे यहाँ पे लेबोरेटरी में, IVF लैब में, जिसमें हम बच्चा हम बनाएंगे। लाइक आपका एक लाइफ का शुरुआत होगा, वही हिसाब से समझ लीजिए, एक जीवन का आरंभ होगा। तो दैट विल बी डन इन द IVF लेबोरेटरी, मैं वो करवाता हूँ यहाँ पे। तो IVF में जो आपका प्रोसीजर है, उसका जो एडवांस ट्रीटमेंट जैसे बताया मैंने, ICSI में जैसे बच्चा बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको हम 5 दिन को बढ़ाते हैं एक इंक्यूबेटर में। 5 दिन में उसको, जो 5 दिन का बच्चा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जब हो जाता है, उसको हम फ्रीज करके जितना दिन चाहे रख सकते हैं। जैसे आप फ्रीजर में आप रखते हैं ना, सारा आपका फ्रीज में रखते हैं सामान, आपका ज़्यादा दिन रखने के लिए खाना रखते हैं, आपका सारा वेजिटेबल्स रखते हैं, वैसे हम बच्चे को वैसे फ्रीज में, हम लोग का एडवांस फ्रीज है, उसको लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं, बहुत ही कम -198 डिग्री सेल्सियस, बहुत लो टेम्परेचर में हम उसको फ्रीज, एडवांस फ्रीजिंग फैसिलिटी है मेरा यहाँ पे। तो एडवांस फ्रीजिंग फैसिलिटी में हम उसको बच्चे को फ्रीज करके जितना दिन चाहे हम रख सकते हैं। तो वही हिसाब से आप 1 महीने पहले हम बच्चा बना दिए, बच्चा बनाने के बाद उसको हम फ्रीज कर देते हैं, और नेक्स्ट महीने आपका जो पीरियड आएगा उसके बाद आप बच्चेदानी के में उसको बच्चे को हम ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के पहले हम आपका जो बच्चेदानी का लाइनिंग है वो ठीक है कि नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपका घर में कोई गेस्ट आता है तो क्या करते हैं, पहला घर को सजाते हैं, सुंदर करते हैं, जैसे गेस्ट को भी अच्छा लगे, नहीं आपका घर बहुत अच्छा है बोल के। तो ऐसे सिमिलरली जैसे आपका बच्चेदानी को बच्चा छोड़ने के पहले हम उसको बच्चेदानी को हम उसको अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा करने के लिए उसको लाइनिंग बनाते हैं,
लाइनिंग बनाने के लिए कुछ दवाई देते हैं, 10 दिन का मैं दवाई देता हूँ जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। एस्ट्रोजन दवाई देकर हम बच्चा रहने का लाइनिंग बना देते हैं। लाइनिंग बनाने के बाद जैसे मैं देख लेता हूँ कि लाइनिंग मोर देन 8 हो गया है, 8 से ज़्यादा हो गया है, उसके बाद हम प्रोजेस्टेरॉन देके उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कब करते हैं? 6th डे ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जैसे आपका प्रोजेस्टेरॉन शुरू किए उसका 6 नंबर दिन में ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र में करता हूँ। तो इस हिसाब से नॉर्मली आपका जो सेम प्रोसीजर, मुझे बहुत जो पूछते हैं सर नॉर्मल बेबी और आईवीएफ बेबी क्या सेम है या कुछ अलग है, तो ये आप सबको जितना भी आपका मिथ्स है, अंधविश्वास है, ये सब दूर करना चाहिए। आईवीएफ बेबी जैसा है, नॉर्मल बेबी सेम है, कोई मैंने डिफरेंस नहीं है। उसका भी जैसा होगा, ये भी डिलीवरी भी सेम होगा, उसका चेकअप भी वैसे होगा। और वो लोग बोलते नहीं सर हम लोग अगर आईवीएफ करते हैं तो पूरा क्या बेड रेस्ट चाहिए? तो आंसर इज नो, आपको कुछ बेड रेस्ट नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी है एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वो कोई डिजीज है क्या? प्रेगनेंसी है नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो आप नॉर्मल जैसे जो करते हैं, जो जॉब कर रहे हैं जो जॉब कर सकते हैं, जो आपका घर में कुकिंग करते हैं कुकिंग कर सकते हैं। तो बस जिन लोगों का प्रेगनेंसी टाइम में नॉर्मली कुछ जो अवॉइड करना के लिए बताऊँ, जैसे हेवी वर्कलोड हो गया, ज़्यादा वजन उठाना, ज़्यादा ऊपर नीचे होना, लॉन्ग ट्रैवल करना, ये सब थोड़ा हेवी वर्कलोड थोड़ा आप अवॉइड कीजिए। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि नहीं हमें पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट करेंगे, वो नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है जो लोग आईवीएफ करने के बाद ज़्यादा बेड रेस्ट करते हैं उनका सक्सेस कम होता है। तो आपको इसीलिए जाएगा आईवीएफ करने के बाद भी आप नॉर्मल जैसे आपको डे टू डे जैसे भी आपका लाइफस्टाइल है वो सारा लीड कीजिए, जैसे आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा आपको बेड में पूरा सो के रहना है। तो दिस इज ए अवेयरनेस फॉर एवरीवन। जो लोग मुझे आज वो लोग पूछे सर हम लोग को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिन लोगों को मैंने बताया आप लोगों को, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी मतलब समझ गए होंगे आप सभी, अभी सब कुछ ठीक है फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसी के लिए हम फर्टिलाइजेशन फेलियर हो रहा है, या कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉज है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसके कारण आपका कंसीव नहीं हो पा रहा है। हस्बैंड का कोई दिक्कत है, उनका डीएनए फ्रैगमेंटेड है स्पर्म का, तो ऐसे सब कुछ बहुत सारा जो कॉज है जिसके लिए नेचुरली कंसीव नहीं हो पाता है, उसलिए हमें कुछ एडवांस ट्रीटमेंट करता है, जिसमें हम फास्ट ट्रीटमेंट हो गया जैसे आईयूआई में बहुत लोगों का सक्सेस हो जाता है। अगर नहीं होता है तो देन वी हैव टू गो फॉर द इक्सी मतलब आपका जैसे टेस्ट टू बेबी का जो एडवांस है उसको हम इक्सी बोलते हैं। जो यहाँ पे मैं करता हूँ, मेरा जो साइकिल सारा होता है मैं इक्सी करता हूँ, आईवीएफ का ऊपर वाला जो करता हूँ जिसको हम इक्सी बोलते हैं। इक्सी में आपका हम लोग का जिन लोग का फर्टिलाइजेशन फेलियर कम होता है, मतलब सक्सेस ज़्यादा होता है। तो दिस इज ए अवेयरनेस फॉर एवरीवन। और इसलिए मैं और एक चीज़ बताता हूँ लास्ट, जिन लोगों का ज़्यादा डिस्ट्रेस हो रहा है। आज एक मुझे आए थे कपल, बोल रहे थे सर हम सारा ट्राई कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, हम घर में रो रहे हैं, खाली हम लोग को बहुत सुनना पड़ रहा है इसी से। तो उसी केसेस में बोलता हूँ जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं उन लोग का भी सक्सेस कम होता है। तो आप लोग को अगर कोई इशू है आप आके मिलना है कि देखिए नहीं सर हम लोग का यह दिक्कत है, क्या इसका ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि सबका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आपका सक्सेस हो जाएगा। किस लोग का जल्दी होता है, कुछ लोग का थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सबका बॉडी सेम नहीं है, सबका हार्मोन सेम नहीं है, सबका BMI, सबका जो एज सबका डिफरेंट है। तो कुछ लोग का पहले चांस में सक्सेस हो जाता है, कुछ लोग का थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सबको विनर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको वही पेशेंस में आपको रहना चाहिए। जिन लोगों को मैंने देखा है ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसमें ब्रेन से कॉर्टिसोल बोल के एक हार्मोन निकलता है, वो आपका फर्टिलिटी हार्मोन को सप्रेस कर देता है। तो कॉर्टिसोल जगह अगर आदत ज़्यादा होता है तो आपका फर्टिलिटी कम हो जाएगा। तो जिन लोगों को ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, आपका कोई चिंता मत कीजिए, आके दिखाइए और आपका प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। उसके बाद मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, मॉर्निंग में आप वॉकिंग कीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, डाइट मॉडिफिकेशन कीजिए। जिन लोग का बैड हैबिट्स है उसको बंद कीजिए, जिन लोग का अल्कोहल, तंबाकू या गुटखा ले रहे हैं वो सारा बंद कीजिए और हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कीजिए। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट बंद कीजिए, जिन लोग का ज़्यादा चीनी खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं वो बंद कीजिए, ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, जैसा ये जो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो बंद कीजिए। एंड यू टेक ए हेल्दी डाइट, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। जिन लोग का मैंने देखते हैं बहुत लोगों का नेचुरली सक्सेस हो जाता है, अगर नहीं हो पाता है तो, एंड इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट मोर देन 90% पेशेंट कंसीव नेचुरली, अगर प्रॉपर गाइडेंस फॉलो करते हैं तो। बाकी जो 10% रह गए मैं उनका ही खाली IUI या टेस्ट टू बेबी जो बोलते हैं या इक्सी में करवाता हूँ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।